विधवा सरबती जब कर्मू के साथ ब्याह कर आई तो देखने वालों के मुंह से निकल पड़ा था, अरे यह तो कोयले को कंचन मिल गया। वैसे सरबती कुछ ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी, थोड़ी ठीक ठाक सी कदकाठी और खिलता सा रंग, बस इतनी सी थी उसकी खूबसूरती की जमा पूंजी। मगर कर्मू जैसे मरियल से अधेड़ के सामने तो ये सचमुच अप्सरा ही दिखती थी। आगे चलकर सबने सरबती की सीरत भी देखी और उसकी सीरत सूरज से भी 4 कदम आगे निकली। अपनी मेहनत मजदूरी से उसने गृहस्थी ऐसी चमका कि इलाके के लोग अपनी अपनी बीवियों के सामने उसकी मिसाल पेश करने लगे। कर्मू की बिरादरी के कई नौजवान इस कोशिश में थे कि कर्मू जैसे लंगूर को पहलू से निकलकर सरबती उसके पहलू में आ जाए। दूसरी बिरादरी में भी ऐसे ही दीवानों की कमी न थी। वो सरबती से शादी तो नहीं कर सकते थे, अलबत्ता उसे रखेल बनाने के लिए हजारों रुपये लुटाने को तैयार थे। धीरे धीरे समय गुजरता रहा और सरबती एक बच्चे की मां बन गई, लेकिन उसकी देह की बनावट और कसावट पर बच्चे जनने का भी रत्ती भर फर्क नहीं दिखा। गांव के मनचले भी अभी भी उसे हासिल करने की पहले जैसी ही चाहत थी। तभी जैसे बिल्ली की भाग्य से छींके टूट पड़ा। कर्मू एक दिन काम की तलाश में शहर गया और सड़क पार करते हुए एक बस की चपेट में आ गया। बस की भारी भरकम पहियों ने उसके कमजोर काया को चपाती की तरह बेल कर रख दिया था। कर्मू के क्रियाक्रम के दौरान गांव के सारे मंचलों में सरबती की हमदर्दी हासिल करने की होड़ लगी रही। वह चाहती तो पति की 13वीं को यादगार बना सकती थी। गांव के सभी साहूकारों ने सरबती की जमाने की जमानत पर थैलियों के मुंह खोल रखे थे, मगर उसने वफादारी कायम रखना ही पति के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि समझते हुए सब कुछ बहुत किफायत से निपटा दिया। सरबती की पहाड़ सी विधवा जिंदगी को देखते हुए गांव के बुजुर्गों ने किसी का हाथ थाम लेने की सलाह दी, मगर उसने किसी की भी बात पर कान न देते हुए कहा, मेरा मर्द चला गया, वह बेटे का सहारा तो दे ही गया है, बेटे को पालने पोसने के बहाने ही जिंदगी कट जाएगी। वक्त का परिंदा फिर अपनी रफ्तार से उड़ चला। सरबती का बेटा गबरू अब गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ने जाने लगा और सरबती मंजिलों से खुद को बचाते हुए उसके बेहतर भविष्य के लिए मेहनत मजदूरी करने में जुटी थी। उन्हीं दोनों उस इलाके में परिवार नियोजन के लिए नसबंदी कैंप में लगा। टारगेट पूरा न हो सकने के चलते जिला प्रशासन ने ऑपरेशन कराने वालों को 1 एकड़ खेती बाड़ी लायक जमीन देने की पेशकश की। 1 एकड़ जमीन मिलने की बात सरबती के कानों में भी पड़ी। उसे गबरू का भविष्य संवारने का यह अच्छा मौका दिखा। ज़्यादा पूछताछ करती तो किससे करती, जिससे भी जरा सी बोल देती वह गले पड़ने लगता। जो बोलता देखता वह बदनाम करने की धमकी देता। इसलिए निश्चित दिन वह कैंप में ही जा पहुंची। सरबती का भोलापन देखकर कैंप के अफसर हंसे। कैंप इंचार्ज ने कहा, एक विधवा से देश की आबादी बढ़ने का खतरा कैसे हो सकता है। कैंप इंचार्ज का टका सा जवाब सुनकर गबरू के भविष्य को लेकर देखे गए सरबती के सारे सपने बिखर गए। बाहर जाने के लिए उसके पैर नहीं उठे तो वह सिर पकड़कर वहीं बैठ गई। तभी एक अधेड़ कैंप इंचार्ज के पास आकर बोला, सर आपके लिए मेरे ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं। क्यों? कहते हैं कि मैं अपात्र हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? किस गांव में रहते हो? कैंप इंचार्ज ने टेलीफोन पर एक नंबर मिलाया और उस अधेड़ के बारे में पूछताछ करने लगा। फिर उसने केदार से पूछा, क्या सच है कि तुम्हारी बीवी पिछले महीने मर चुकी है? हाँ सर। फिर तुम्हें ऑपरेशन की क्या ज़रूरत है? बेवकूफ़ समझते हो हमको, चलो भागो। केदार सर झुकाकर वहाँ से चल पड़ा। सरबती को उसके पीछे पीछे बाहर निकल आई। उसके करीब जाकर सरबती ने धीरे से पूछा, कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 1 लड़का है। सोचा था 1 एकड़ ज़मीन मिल गया तो उसकी ज़िंदगी ठीक ठाक गुजर जाएगी। मेरा भी 1 लड़का है, मुझे भी मना कर दिया गया। ऐसा करो तुम एक नई चादर ले आओ। केदार ने एक नज़र उसे देखा, फिर वही ठहरने को कहकर वह कस्बे के बाजार चला गया और वहाँ से एक नई चादर, थोड़ा सा सिंदूर, हरी चूड़ियाँ व बिछिया वगैरह ले आया। थोड़ी देर बाद वह दोनों कैंप इंचार्ज के पास खड़े थे। केदार ने कहा, हम लोग भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं साहब। अफसर ने दोनों पर एक गहरी नज़र डालते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि अभी कुछ घंटे पहले ही मैंने तुम्हें कुछ समझाया था साहब। अब केदार ने मुझ पर नई चादर डाल दी है। सरबती ने शर्माते हुए कहा, नई चादर? कैंप इंचार्ज ने न समझने वाले अंदाज में पास में ही बैठी एक जनप्रतिनिधि दीपा की ओर देखा। इस इलाके में किसी विधवा या छोड़ी गई औरत के साथ शादी करने के लिए उस पर नई चादर डाली जाती है। कहीं कहीं इसे धरोना करना या घर बिठाना भी कहा जाता है, उस जनप्रतिनिधि दीपा ने बताया। ओह,
कैंप इंचार्ज ने घंटी बजाकर चपरासी को बुलाया और कहा, इस आदमी को ले जाओ, अब यह अपात्र नहीं, इसकी नसबंदी करवा दो। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? सरबती। तुम कल फिर यहाँ आना, कल दूरबीन विधि से तुम्हारा ऑपरेशन हो जाएगा। लेकिन साहब, मुझे भी 1 एकड़ ज़मीन मिलेगी ना? हाँ हाँ, ज़रूर मिलेगी। हम तुम्हारे लिए तीसरी चादर ओढ़ने की गुंजाइश कतई नहीं छोड़ेंगे। सरबती नमस्ते कहकर खुश होते हुए कैंप से बाहर निकल गई। तो उस जनप्रतिनिधि ने कहा, साहब, आपने एक मामूली औरत के लिए कायदा ही बदल दिया। दीपा जी, ये सवाल तो कायदे कानून का नहीं, आबादी रोकने का है। ऐसी औरतें नई चादरें ओढ़ ओढ़ कर हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर देंगी। मैं आज ही ऐसी औरतों को तलाशने का काम शुरू कराता हूँ। उन्होंने फौरन मातहतों को फ़ोन कर निर्देश देने शुरू कर दिए। दूसरे दिन सरबती कैंप में पहुंची तो वहाँ मौजूद कई दूसरी औरतों के साथ उसका भी दूरबीन विधि से नसबंदी ऑपरेशन हो गया। कैंप की एम्बुलेंस पर सवार होते समय उसे केदार मिला और बोला, सरबती, मेरे घर चलो, तुम्हें कुछ दिन देखभाल की ज़रूरत होगी। मेरी देखभाल के लिए घबरू है ना? मेरा भी तो फ़र्ज़ बनता है। अब तो हम लिखित में मियाँ बीवी हैं। लिखी हुई बात तो दफ्तरों में पड़ी रहती है। तुम्हारा अगर यही रवैया रहा तो तुम 1 बीघा ज़मीन भी नहीं पाओगी। नुकसान तुम्हारा भी बराबर का होगा। मैं तुम्हें ऐसे छोड़ने वाला नहीं। सरबती का जवाब सुनकर केदार दांत पीस कर रह गया। कुछ साल बाद गबरू प्राइमरी जमात पास करके कस्बे में पढ़ने जाने लगा। एक दिन उसके साथ एक सहपाठी परमू उसके घर आया। परमू के मैले कुचेले कपड़े, उलझे रूखे बाल देखकर सरबती ने पूछा, तुम्हारी माँ क्या करती रहती है परमू? मेरी माँ नहीं है, परमू ने मायूसी से बताया। तभी तो मैं कहूँ, खैर अब तो तुम खुद बड़े हो चुके हो, नहाना कपड़े धोना कर सकते हो। परमू टुकुर टुकुर सरबती की ओर देखता रहा। जवाब गबरू ने दिया, माँ, घर का सारा काम परमू को ही करना होता है। इसके बाबू शराब भी पीते हैं। अच्छा, शराब भी पीते हैं? क्या नाम है तुम्हारे बापू का? केदार। कहाँ रहते हो तुम? टमका खेड़ा। सा लगा सरबती के कलेजे में घूंसा सा लगा। उसने गबरू के साथ परमू को भी नहलाया, कपड़े धोए, प्यार से खाना खिलाया और घर जाते समय 2 लोगों का खाना बांधते हुए कहा, परमू बेटा, आते जाते रहा करो गबरू के साथ। हाँ माँ, मैं भी यही कहता हूँ। मेरे पास बापू नहीं है तो मैं जाता हूँ कि नहीं इस घर के। अच्छा, इसके बापू तुम्हें अच्छे लगते हैं? जब शराब नहीं पीते तब प्यार भी खूब करते हैं। अगली बार उनसे मेरा नाम लेकर शराब छोड़ने को कहना। इसके साथ ही परमू और गबरू के हाथ तो दोनों घरों के बीच पुल तैयार होने लगा। पहले खाने पीने की चीज़ें आ गई, फिर कपड़े और रोज़मर्रा की दूसरी चीज़ें भी आने जाने लगी। फिर एक दिन केदार खुद सरबती के घर जा पहुंचा। तुम यहाँ कैसे? सरबती उससे अपने घर आया देख हक्की बक्की रह गई। मैं तुम्हें यह बताने आया कि मैंने तुम्हारा संदेश मिलने से अब तक शराब छुई भी नहीं है, तो उससे तो परमू का भविष्य सवेरेगा। मैं अपने भविष्य संवारने आया हूँ। मैंने तुम्हें बुलाने के लिए ही शराब पीनी शुरू की थी, तुम्हें पाने के लिए शराब छोड़ी है सरबती, कहकर केदार ने उसका हाथ पकड़ लिया। अरे अरे, क्या करते हो बेटा? गबरू आ जाएगा, वह शाम से पहले नहीं आएगा। आज मैं तुम्हारा जवाब लेकर ही जाऊंगा सरबती। बच्चे बड़े हो चुके हैं, समझाना मुश्किल हो जाएगा उन्हें। बच्चे समझदार भी हैं, मैं उन्हें पूरी बात बता चुका हूँ। तुम बहुत चालाक हो, कमज़ोर रग पकड़ते हो। मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। केदार ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। सरबती की आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। उस दिन के बाद केदार अक्सर परमू को लेने के बहाने सरबती के घर आ जाता। गबरू की जिद पर वह परमू के घर भी आने जाने लगी। जब दोनों रात में एक दूसरे के घर में रुकने लगे तो दोनों गांव के लोग जान गए कि केदार ने सरबती पर नई चादर डाल दी है। परमू, गबरू और केदार बहुत खुश थे। खुश तो सरबती भी कम नहीं थी, मगर उसे कभी कभी बहुत अचंभा होता कि अपने पहले पति को भूलकर केदार के पकड़ में कैसे आ गई। दोस्तों, बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।